नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, हो जाओ तैयार, आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज संसाधन एवं विकास का वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 5 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अभी तक हमने इसमें संसाधन पढ़ चुके हैं, संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन क्या होता है, भू संसाधन, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो तो और भी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शानदार पीपीटी, शानदार कंटेंट के साथ फिर से आज आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है मेरा जोश वही है, मेरा उत्साह वही है और मेरा उद्देश्य भी वही है कि आप लोगों के मन में, आपके दिमाग में, आपकी खून की एक एक बूंद में, आपकी हर नस में क्या कर दूं, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भर दूं। यह हमें क्रांति लेकर आनी है। रिवॉल्यूशन चाहते हैं हम लोग, रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन क्या है कि हर बच्चे के मन में से सामाजिक विज्ञान का डर निकले, हर बच्चे के मन में से हम सामाजिक विज्ञान का डर निकाल देंगे। तो आपको सब अच्छे से होगा, बस आप थोड़ा सब्र रखो और अच्छे से चलते जाओ। और जो बच्चे हिस्ट्री की डिमांड कर रहे हैं, बच्चों हिस्ट्री भी जल्द लेकर आऊंगा और हिस्ट्री में, इतिहास में मतलब बिल्कुल जो आपकी बत्ती गुल होती थी ना, वो नहीं होगी। पर जब तक जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहो और हम पे विश्वास रखो। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, हम लेक्चर 5 कर रहे हैं संसाधन एवं विकास का। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा भू संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। भूमि एक संसाधन है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, ये बात हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। किस किस प्रकार से उसका यूज करा जाता है वो भी देखा है। अब ये भूमि निम्नीकरण क्या होता है और उसके संरक्षण उपाय क्या है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये भी हम लोगों को आज जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, भूमि निम्नीकरण, इस शब्द को समझना होगा। इस शब्द क्या कहना चाहता है, इस शब्द को हम लोगों को क्या है समझना होगा। तो देखिए, इस शब्द को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन। क्या कहा जाता है, लैंड डिग्रेडेशन। ये इंग्लिश का शब्द है। अब डिग्रेडेशन, लैंड मतलब तो जमीन, भूमि आप समझते हो। डिग्रेड का मतलब समझो, देखो जब आप स्कूल जाते हो, आपके मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड दी जाती है। तो जहां अपग्रेड होता है, तो अपग्रेड का मतलब क्या, आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आया, आपके सुधार आया है। और डिग्रेड का मतलब आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट आया है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, डिग्रेड मतलब क्या है, गिरावट आई है, सुधार कम हुआ है, किसका, भूमि का। तो भूमि की क्वालिटी जब डिग्रेड होने लग जाए, मतलब भूमि की क्वालिटी में गिरावट आने लग जाए, तो वो क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हो कि जब भूमि की क्वालिटी में गिरावट आने लग जाए, वो खराब होने लग जाए, तो वो क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ये तो मेरा तरीका है, ठीक है, मेरा अंदाज है आप लोगों को समझाने का, एक एक शब्द को समझाने का। अब आ जाते हैं परिभाषा। इससे तात्पर्य विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि की गुणवत्ता में आने वाली कमी है, जिसके कारण किसी भी तरह के उपयोग के अयोग्य हो जाती है। अब क्या है, विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनके कारण क्या हो रहा है, उसका असर भूमि पर हो रहा है, लैंड पर हो रहा है। लैंड पे एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति की देन है हमारे पास, हमने खुद ने तो बनाई नहीं लैंड, ठीक है। तो हम क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है उससे क्या हो रहा है, जमीन की जो गुणवत्ता है, जो भूमि की गुणवत्ता है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, क्या होता है, जो इसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी खराब हो रही है। तो जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है, क्वालिटी खराब हो जाती है। और उस क्वालिटी के खराब होने के कारण क्या है, ये अयोग्य हो जाती है, हम उसको किसी काम के यूज नहीं ले सकते। तो हमारे लिए क्या है, जमीन खराब हो जाती है। तो भूमि निम्नीकरण में क्या है कि मानव की गतिविधियों के कारण जो भूमि की गुणवत्ता खराब हो रही है, गुणवत्ता गिर रही है और फिर वो अयोग्य हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। आपको साफ शब्दों में और आसान शब्दों में इतना से याद रखना है कि जब भूमि की क्वालिटी खराब हो जाए, भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाए, वही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि मानव ही करेगा, मानव तो सबसे बड़ा संसाधन है, वो किसी चीज को सुधार भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। ये देखो, ये एक ऐसी जमीन है जो बिल्कुल बेकार है, कुछ ही नहीं हो रहा, ना खेती बाड़ी कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल बेकार खाली जमीन पड़ी है। तो ये क्या हो गई, अयोग्य हो गई। क्यों, क्योंकि भूमि निम्नीकरण के कारण। और ऐसी कौन कौन सी मानव गतिविधियां जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है, वो भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। पर देखिए, अब भूमि का उपयोग होता क्यों है, भाई भूमि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अगर ये निम्नीकरण हुआ, ये खराब हुई, तो क्यों, इतना क्यों, क्योंकि इससे हमारे बहुत जरूरत थी इससे। तो इसके क्या क्या उपयोग होते थे वो हम लोगों को देखने। भोजन, रोटी, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। हम लास्ट वीडियो में भी जान चुके हैं कि हमारी आधी से ज्यादा आवश्यकता है, और यहां तक ये भी कहे कि पूरी आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ भूमि पर होती है, तो गलत नहीं है।
क्यों? क्योंकि भाई हम लोग रहते हैं भूमि पर है। मैं कोई आर्थिक क्रिया कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, वो भूमि पे कर रहा हूँ। ठीक है, कोई परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो भूमि पे कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आज बता दिया कि रोटी, मकान और कपड़ा की जो आवश्यकता है ये हमारी कहाँ से हो रही है? भूमि से हो रही है। हमें रोटी मिलती है, इसी भूमि पे मिलती है। ठीक है, गेहूं उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, यहीं उगाते हैं। मकान भी हम इसी भूमि पे बना रहे हैं। आकाश में तो ले जाके बना नहीं रहे, ऐसा नहीं अंतरिक्ष में बोल दे साहब मैं मकान बना लूंगा, नहीं हो सकता। कपड़े, तो कपड़े में जैसे कॉटन है, रुई है, वो हमें भूमि पे उसका उत्पादन हो रहा है, फिर भूमि पे फैक्ट्री लगी हुई है, उसी में काम होता है। तो सब कुछ क्या है, सारी 95% आवश्यकता हमारी क्या है? भूमि से ही होती है। अब आपको देखो, मैंने हमेशा एक बात आपको बहुत ध्यान से समझाई है कि संसाधन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो आपकी आवश्यकताओं को, किसको, फिर से बोलिएगा, किसको? आवश्यकताओं को पूरा कर दे। आपकी जरूरतों को जो पूरा कर दे वो आपके लिए संसाधन कहलाता है। तो अब देखो, मूल आवश्यकता, जो मूल जरूरत है, जो बेसिक जरूरत है, वो क्या है? वो रकम है। क्या है? रकम है। रकम क्या होता है सर, ये आप हमें जल्दी से बता दो। तो रकम का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें हम लोगों को चाहिए। क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन हमारी क्या है? मूल आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रोटी, ये कपड़ा और ये मकान। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान ही क्या है? ये जो रकम है ना, ये रकम शब्द, ये रकम ही हमारी क्या है? मूल आवश्यकता है। और इस रकम को पाने के लिए हमें क्या है? थोड़ी बहुत रकम कमानी पड़ती है, और उस रकम को कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत में कभी मत आने दीजिए, और रकम कमाते रहिए, और रकम से अपनी ये वाली जो रकम वाली आवश्यकता है, इनको पूरा करते रहिए। ये तीनों आवश्यकताएं कहां पर हुई? भूमि पर हुई। तो भूमि हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब निम्नीकृत भूमि, अब जो भूमि खराब हुई है वो कहां कहां है? कितनी भूमि हमारे देश में खराब हो गई सर, जल्दी से बता दो। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। वापस बोलो, 13 करोड़ हेक्टेयर। बहुत ज्यादा भूमि निम्नीकृत हो गई, बहुत ज्यादा भूमि हमने खराब कर दी है। बहुत गलत बात है। कितनी? इसमें से 13 करोड़ का 18% तो वन क्षेत्र में खराब है, 56% जल अपर्दित। जल अपर्दित इंग्लिश में वाटर इरोजन कहते हैं। इसको भी जब हम मृदा अपरदन पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से पढ़ेंगे जल अपर्दन क्या होता है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो 56% उसके कारण खराब है। शेष अब जितनी बाकी रह गई वो लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय मतलब जहां नमक हो, ठीक है, जहां वो बिल्कुल नमक हो, पूरी खराब हो चुकी हो, तो उसका हम यूज नहीं कर सकते। जहां जो नमक आ जाता है वहां हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल खराब मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से निम्नीकृत भूमि हमारे देश में पाई जा रही है। अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कारण। और कारण तो कौन है? सिर्फ और सिर्फ कारण तो कौन है? कौन है कारण? मानव। आप और हम ही लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? प्रकृति को खराब कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो प्रकृति तो माँ है, वो तो हमें कोई कष्ट देना ही नहीं चाहती। ठीक है, पर हम लोग तो क्या है, हम तो इतने बुरे लोग हैं कि हमने तो प्रकृति को ही बोला नहीं, हम तो बिल्कुल पूरा हमारी आवश्यकता है और हमारी इच्छा है पूरी होनी चाहिए, चाहे तुझे कुछ हो तो हो। तो मानव ही क्या है? सबसे बड़ा तो कारण ही है। जितने भी कारण पढ़ेंगे उनके पीछे किसका हाथ है? हमारा ही हाथ है। पहला, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब है पेड़ों को काट देना, जंगलों को काट देना। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, वो सवाल ये होगा कि सर पेड़ों को काटने से हमने आज तक पढ़ा है कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, हरियाली कम हो जाएगी, ये सब तो हमने पढ़ा है। पर भूमि निम्नीकरण में, जमीन खराब होने में जंगलों को काटने से क्या रिलेशन है? जल्दी से बताओ। तो देखो, ये होता है, जब क्या होता है, जब पेड़ लगाते हैं हम लोग, तो पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ें फैलती है, और वो जड़ें क्या करती है? मिट्टी को पकड़ के रखती है, ऐसे बिल्कुल टाइट करके पकड़ लेती है। कैसे पकड़ लेती है? जैसे जब हम लोग छोटे थे, बचपन में अंधेरा होता था, लाइट चली जाती थी, हमारी मम्मी को पकड़ लेते थे, मम्मी मुझे डर लगता है अंधेरे से, पकड़ लो, बिल्कुल टाइट करके पकड़ लेते थे, मम्मी को जाने नहीं देते थे कहीं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो पेड़ है वो भी मिट्टी को बिल्कुल टाइट तरीके से पकड़ लेते हैं। तो जब कभी तेज हवा चलती है तो मिट्टी को जाने नहीं देते, बोले नहीं 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 तू मेरे साथ रहे, ठीक है। और कभी बहुत तेज बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो भी मिट्टी को रोक के रखते, नहीं नहीं भाई ज्यादा तू मजा मजा, उसको क्या पकड़ के रखते हैं। और मिट्टी बहकर कहीं जाती नहीं, और जब जाती नहीं है तो क्या है, जमीन खराब नहीं होती, मिट्टी रहती है, जमीन खराब होने नहीं देती। तो ये क्या है, वनोन्मूलन से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम पेड़ काट देते हैं, और पेड़ काट के जब उसको उखाड़ के फेंकते हैं तो उसकी सारी जड़ें बाहर आके निकल जाती है, और क्या होता है उसके साथ फिर वो मिट्टी भी पानी के साथ बहने लग जाती है, ठीक है, और हवा के साथ भी बहुत ज्यादा बहने लग जाती है। देखो मिट्टी बहती है, उसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ी थोड़ी बहुत मिट्टी बहेगी। और जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मृदा अपरदन के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि भाई मिट्टी का बहना स्वाभाविक है, वो बहेगी और नई मिट्टी बनती जाएगी। पर क्या होता है, पेड़ों को काटने से
ज्यादा मिट्टी बहकर जाती है, जो कि क्या है बहुत नुकसानदायक है और जिससे क्या है भूमि खराब हो जाती है। तो वनोन्मूलन एक गलत चीज है और ये कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। ये देखो ये वाले भैया तो बहुत गुस्से में आए, बिल्कुल मशीन लेके आए, उसी लकड़ी के ऊपर बैठकर उससे काटने लगे, काट दो काट दो काट दो। मुझे क्या करना है, मुझे घर बनाना है, लकड़ियों की बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए। तो ये भैया तो क्या हो गया, बिल्कुल आए और पेड़ों को काटना शुरू हो गए। अब इनको ये नहीं पता कि ये जीवन जो मैं ले रहा हूँ, जो सांसें ले रहा हूँ, इन पेड़ों की बदौलत ले रहा हूँ, तो ये तो क्या है बहुत गलत काम कर रहे हैं। समझाएंगे इन भैया को भी अभी। अब ये देखो जब इन्होंने क्या करा, इन्होंने लकड़ी को काटना शुरू करा, तो ये वाले भैया तो जेसीबी लेकर आ गए, बोले ये एक लकड़ी काट रहा है तो मैं तो पूरा जंगल काट के जाऊंगा। अब ये पूरे जंगल काटने के लिए क्या जेसीबी लेकर आ गए और जंगल को पूरा काट रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी बहना शुरू कर देगी, जाना शुरू कर देगी और जमीन हमारी खराब हो जाएगी। तो पहला कारण तो क्या है, वनोन्मूलन है, मतलब आप जंगलों को काटते हो, उनको खराब करते हो, तो वो पहला कारण भूमि निम्नीकरण के लिए बनता है। दूसरा कारण है अति पशुचारण। पशुचारण क्या होता है, पशुओं को चराने के लिए ले जाया जाता है, पशुओं को खिलाने के लिए ले जाया जाता है कि खाओ वहां, और जब वहां जाके वो क्या घास खाते हैं, जो भी उनको कुछ हरा भरा मिलता है वो खा लेते हैं वो लोग। अब क्या है, पशुचारण गलत नहीं, ये पशुचारण गलत नहीं, जानवरों को भूख लगती है, उनको खिलाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं। पर अति, क्या बोला है, अति पशुचारण, अति सर्वते वर्जिते, मतलब क्या है, अति किसी भी चीज की होगी ना वो बेकार है। वापिस बोल रहा हूं, अति किसी भी चीज की, लिमिट से बाहर अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो बेकार है। आपको भूख 3 चपाती की है, आप 8 खा लो, वो फूड पॉइजनिंग का काम करती है, बेकार है। शादी में गए तो क्या भूख तो थोड़ी सी थी यार, कम खाते हैं, पर वहां देखा यार रसमलाई भी है, रसगुल्ला भी है, काजू कतली भी है, खाओ 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 दबा के खाओ, तो फिर क्या हुआ, फिर फूड पॉइजनिंग हो गई, तबीयत खराब हो गई। तो अति है ना बेटा, अति हर चीज की खराब होती है। तो यहां पे अति पशुचारण को गलत बताया, पशुचारण को नहीं। शब्दों को समझिएगा आप, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। तो अति पशुचारण को गलत बताया। कहां कहां पे होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे कुछ समुदाय के लोग, ठीक है, क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं और उनको चराने के लिए ले जाते हैं। अब देखना इसको और भी अच्छे से आपको समझाता हूं। ये पूरी वैसा पशुओं की टीम जा रही है और इनमें से एक जना क्या कह रहा है, चलो चरने चले हम। कहां जाना है, चरने चलो, चरने चलना है, ठीक है चलने। अब इसने एक जने ने बोला अरे भाई लॉकडाउन लगा हुआ है चढ़ने चले, बोला नहीं नहीं यार कोई बात नहीं चलते। ये सारे के सारे चले गए, ये तो जा रहे हैं, इनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं, पर आप बना के रखना, घर में रहना, मास्क लगा के बाहर जाना, सैनिटाइजर का यूज करना। तो ये कहां जा रहे हैं, चलो चढ़ने चले हम। अब ये सब चढ़ने चलेगी, चढ़ लिया, अब चढ़ लिया तो फिर घर जाने का टाइम आ गया। और जब घर जाने का टाइम आया तो ये बकरी है, ये बकरी क्या कह रही है, मैं तो घर के लिए भी लेकर के जाऊंगी। बकरी क्या कह रही है, थोड़ा सा क्या है, कुछ रास्ते के लिए ले लो, ठीक है, कुछ रास्ते के लिए लेते चलो, बीच में भूख लगे तो खाते चलो। तो इसने क्या करा, रास्ते के लिए भी कुछ क्या है ले लिया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि जिस प्रकार से इसने तोड़ा है, जिस प्रकार से इसने क्या करा है, तोड़ा है। जब वो क्या करते हैं, जानवर चढ़ने जाते हैं ना, तो जब जैसे घास को जोर से उसको मुंह से ऊपर लेते हैं, उसको जब जोर से खींचते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जड़ है ना, वो जड़ साथ आ जाती है और मिट्टी उठ जाती है। तो वो मिट्टी की जो क्या है पकड़ है वो कमजोर हो गई है। जैसे कि हमने पेड़ों को काटा था तो तब कमजोर हो गई, जैसे ही बकरी ने खींचा वैसे ही क्या ये कमजोर हो गई और फिर क्या है, मिट्टी बहना और जल के साथ आगे निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इसने जड़ के साथ काट लिया है, यह है बात, मुख्य बात यह है। बाकी ये रास्ते के लिए लेके जा रही है तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। अब क्या हुआ, इतने रोज चढ़ने जा रहे हैं, रोज इसी प्रकार से खा के आ रहे हैं, रास्ते के लिए लेके आ रहे हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ, ये घोड़ा भैया है, इनको गुस्सा आ गया, बोल दिया खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म करो खत्म करो, कुछ ही नहीं बचा, अब क्या खाओगे, पूरी जमीन खाली कर दी यार तुम लोगों ने, ठीक है, रोज आ जाते हो चढ़ने, फिर रोज रास्ते के लिए भी ले जाते हो, अब कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, अब कोई नहीं आएगा। तो ये क्या चीज दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अति पशुचारण खराब है। जिस प्रकार से बकरी ने जोर से खींचा है उसको, ठीक है, उससे क्या हुआ है, उससे मिट्टी हल्की हुई है और क्या है, भूमि निम्नीकरण होने का ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है अति पशुचारण की, जिसके कारण भूमि खराब होती है। पशुचारण कराना जरूरी है पर अति बेकार है। तीसरा कारण है खनन। हम लोगों ने पढ़ा है खनिज हमारे लिए एक संसाधन है, तो अब खनिज को जहां मिलते हैं उसको हमें खुदाई करते हैं, उनको निकालते हैं। जो खुदाई का प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, खनन क्या है। तो ये कहां कहां हो रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अब देखिए ये क्या है, एक खनन की प्रक्रिया चल रही है, कोयलों को निकाला जा रहा है, जेसीबी भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के भेजे जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, किसी पठार पे हमें खनन मिल गया, हम उसे खोद देते हैं, उसे पूरा गंजा कर देते हैं,
फिर हम और दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर और दूसरी जगह खराब करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो भूमि है उस जगह की वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि खनिजों का प्रयोग मत करो, पर लिमिटेड करो ना यार, अति क्यों कर रहे हो? जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही करो। पर ये क्या है, अति लिमिट से ज्यादा उसको यूज करते हैं जिससे कि वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है अधिक सिंचाई। वापस शब्द आ गया अधिक, तो अधिक बेकार है। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई जब खेती बाड़ी करी जाती है तो उसमें जो पानी पहुंचाने की व्यवस्था है उसको सिंचाई कहा जाता है, कि किस प्रकार से पानी पहुंचाया जाएगा, वो सिंचाई की व्यवस्था है। तो ये कहां पर है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में क्या है, ज्यादा खेती बाड़ी होती है तो ज्यादा सिंचाई होती है, ज्यादा पानी के कारण ये क्या है, खराब हो जाते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया, ये क्या है, सिंचाई करी जा रही है, पानी दिया जा रहा है। अब क्या होता है, पानी देना पेड़ पौधों के लिए खेती बाड़ी में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, ठीक है। पर क्या होता है, ज्यादा पानी देने से, ज्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, मिट्टी बहना शुरू कर देती है, मिट्टी पानी के साथ बहना शुरू कर देती है और भूमि निम्नीकृत होना, भूमि खराब होना शुरू हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम लोग घरों में पेड़ पौधे सब रखते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेड़ों में पानी देने का सही तरीका ये होता है, थोड़ा सा पानी लेकर के ऐसे हल्का 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 उसके चारों पांचों तरफ हम उसको कर देते हैं, वो पानी चला जाता है। पर कभी कभार क्या होता है, हम लोग पूरा का पूरा ऐसे करके एक ही जगह पे पानी डालते जाते। जब एक ही जगह पानी डालते हैं तो क्या होता है, खड्डा होने लग जाता है। वो खड्डा क्या दर्शाता है कि भाई आपने एक ही जगह पानी डाल दिया है, बार बार में यहाँ मत डालो, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी बहकर नीचे जा रही है, खराब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पूरा होल हो जाएगा जिससे कि पौधा खराब हो सकता है। वो और हम थोड़ा 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 तीनों चारों तरफ डाल दो, कोई खड्डा नहीं होगा, सब बढ़िया चलेगा। तो वो क्या, एक अधिक सिंचाई का ही उदाहरण है। ये तो क्या थे, कारण थे सारे। अब कारण है तो समाधान भी है, क्योंकि भगवान ने जो समस्या दी है तो समाधान भी दिया। अब समाधान क्या है, पहला समाधान है वनारोपण। देखो अब समस्या किसने खड़ी करी है, समस्या किसने खड़ी करी है, मानव ने खड़ी करी है। तो समाधान भी सारे ऐसे ही हैं जो मानव कर सकता है, क्योंकि समस्या करी है तो मानव ने, उनके परिणाम कौन भुगतेगा, मानव। अब उनके समाधान कौन निकालेगा, मानव। तो ये वनारोपण, भाई तुमने पेड़ काटे हैं, कोई बात नहीं, काटो, पर और लगा दो यार, उसकी जगह दूसरा लगा दो ना, कहां दिक्कत आ रही, वो थोड़े दिनों में बढ़ के फिर वापस सही हो जाएगा, ठीक है। और काट रहे हो और पेड़ लगा दो। तो संतुलन बना के रखो, खराब मत करो, क्योंकि पेड़ों से क्या होता है भाई, हमें ऑक्सीजन भी मिलता रहता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो संतुलन सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, अच्छा सिस्टम चलता है। पशुचारण नियंत्रण, पशुओं को नियंत्रित करके चलाओ। मतलब क्या कहना चाहता है भाई, कभी इस जगह चरा लिया, फिर थोड़ा सा दूसरी जगह ले जाओ, फिर उस जमीन को थोड़ा क्या है, बढ़ने दो और आगे बढ़ने दो, फिर वो हो जाए, फिर थोड़ा सा नियंत्रण में करो, कंट्रोल में। ऐसा नहीं कि जब तक ये जमीन पे है तब तक खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ऐसा मत करो। खनन नियंत्रण, आप खनिजों को भी कंट्रोल करके निकालो। पूरे खनिज ऐसे नहीं है कि जब मर्जी आए तब निकाल दिया, फिर उसको पूरा गंजा कर दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। जल और भूमि प्रदूषण कम करें, बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोगों ने इतना जल और भूमि प्रदूषण कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं। हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर हम कोई समुद्र के किनारे, झील के किनारे घूमने चल जाते हैं, हम पानी की बोतल पीते हैं, फेंक देते हैं, हमने चिप्स खाई, फेंक दी, ये बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। पानी खराब होता है, भूमि पर हम कोई भी प्लास्टिक की चीज फेंक देते हैं, कुछ भी कचरा फेंक देते हैं, जानवर पशु खा लेते हैं, वो बेचारे खराब होता है, उनके पेट में जाके वो फंस जाता है, बहुत बुरी स्थिति होती है उनकी। मतलब हम मानो कितना गलत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत गलत ही चीज कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या, जल और भूमि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। देखो क्या हालत होती है, देखो ये देखो, एक पानी का चित्र आपको दिखाया गया है, इसमें थैली भी है कचरे की, ठीक है, दूध की थैलियां भी लोगों ने डाल दी है, अलग अलग गंदी गंदी चीजें सारी के सारी इसमें डाल दी है, तो बहुत गलत करा। ये क्या है, प्रदूषण है, खराब। यहाँ पर आपको एक फैक्ट्री भी नजर आ रही होगी, इस फैक्ट्री का भी जो भी कचरा होता है वो भी सारा इसी पानी में आता है, तो ये भी गलत है। ये है भूमि प्रदूषण, सारा का सारा कचरा सब कुछ एक जगह हम लाके डाल देते हैं। तो ये बातें भी क्या है, हमारे लिए गलत है, जल और भूमि प्रदूषण। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्या है, हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि संसाधन कौन बनाता है, मानव बनाता है, पर उसकी जो आधार है वो प्रकृति है। हमें कोई भी सबसे पहले जो चीज मिल रही है वो प्रकृति से मिल रही है, तो प्रकृति को बचा कर रखना, उसे सही रखना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम लोग बहुत बार बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाकर लड़े, जो बॉर्डर पे हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं उनको तो मैं सल्यूट करता हूं, वो तो भगवान के समान है हमारे लिए, ठीक है। उनकी देशभक्ति के तो कोई मेजर ही नहीं कर सकता। पर आप अगर सड़क पे चलते हुए कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते हैं तो भी आप देशभक्त हैं, ठीक है। आप देश के सारे कानूनों को मानते हैं तो भी आप देशभक्त हैं, ठीक है। आप देश की सरकारों की बात मानते हैं तो भी आप देशभक्त हैं। आप अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो भी देशभक्त हैं, और आप अपने देश में पर्यावरण को बचाकर रखते हैं तो भी देशभक्त हैं, ठीक है। देशभक्ति की कोई परिभाषा नहीं है, देशभक्ति भावना है, और ये भावना है हमें अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से अच्छा बनाने की।
सड़कों पे साफ सफाई रखना, ठीक है, जल प्रदूषण ना करे, भूमि प्रदूषण ना करे, संसाधनों को अच्छे से इस्तेमाल करे, आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाए, राष्ट्रपति से लेकर के मजदूर तक सबकी इज्जत करे, ये सब देशभक्ति के हिस्सा है। ठीक है, तो देशभक्त बनिए और ये संसाधनों को बचाइए। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या कह रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा। क्या कह रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की। किस मिट्टी की? कौन सी मिट्टी की? सर मोदी जी कौन सी मिट्टी की सौगंध खा रहे हैं? कौन सी मिट्टी की खा रहे हैं? हमारे देश की मिट्टी की खा रहे हैं, भारत माता की मिट्टी की सौगंध खा रहे हैं। और ये सौगंध खा के आपको क्या कहना चाहते हैं कि संसाधनों को खराब मत करना। और ये एक और बात कह रहे हैं कि अब मनीष सर आगे क्या पढ़ा रहे हैं वो देखो। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मृदा संसाधन। मृदा क्या होता है? मृदा मिट्टी ही होती है, इसे एक अच्छी भाषा में मृदा कहा जाता है। और मिट्टी भी हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है, वो हम लोगों को जानना है। सबसे पहले तो एक बात आपको ये बात जाननी है कि भूमि में और मृदा में क्या डिफरेंस है। देखो, भूमि है ना, भूमि तो जो हमारा पृथ्वी है उसमें 71% भाग में पानी है और 29% भाग में भूमि है, उसे हम भूमि में काउंट करते हैं। वहां पे पठार हो, पर्वत हो, मैदान हो, सब कुछ हो, ये सब भूमि है। ठीक है, और मिट्टी क्या आता है? मिट्टी एक विशेष रूप से जैसे मैदानी रूप हो, मैदानी जगह आपको मिट्टी मिलती है, उसे मिट्टी कहते हैं। ये दोनों थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अब हम लोग मेनली मिट्टी की बात कर रहे हैं, मृदा संसाधनों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मृदा होती क्या है वो जानो। मृदा शेल, शेल का मतलब क्या है? चट्टाने। क्या है? चट्टाने। तो जो चट्टाने हैं वो मलवा, कोई भाई छोटे छोटे चट्टाने टूट के बिल्कुल ऐसे चूरा हो गई, मलवा बन जाता है, तो वो मलवा। और जैव सामग्री, जैव सामग्री क्या होता है? जैसे भाई पेड़ की पत्ती है, वो टूट के मिट्टी में मिल गई, वो है। कोई पशु मर गया, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलता जाएगा, तो वो भी है। सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो, ये सब मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। जितने भी जैव है, जिनमें जान थी, अब वो मर चुके हैं, पर उनके क्या है? सामग्री बन के क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। तो मृदा में आपको क्या मिलेगा? चट्टाने भी मिलेगी, मलबा भी मिलेगा, जैव सामग्री भी मिलेगी। इन सबका सम्मिश्रण होती है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। कहां पर होती है? पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। अब देखिए, जो पृथ्वी की सतह वाली बात है, उस बात को ऐसे समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को आंतरिक तौर पर इंटरनली 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से वो देखो। जो पहला भाग है वो होता है, उसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। ठीक है, दूसरे वाले भाग को हम कहते हैं मेंटल, और तीसरे वाले भाग को हम कहते हैं क्रोड। इन 3 भागों में क्या है? बांटा गया। उन्होंने बोला ऊपरी सतह पर विकसित होती है। तो जो ये वाली सतह है ना, ये इस वाली सतह पे क्या होता है? विकसित होती है। तो भूपर्पट्टी वाली जो है, इस पे क्या होता है? हमें मृदा विकसित होती मिलती है। और उस मृदा में क्या होगा? चट्टाने भी होंगी, मलबा भी होगा, जैव सामग्री भी होगी, तो सब कुछ होगी। तो ये क्या है? इस वाली सतह पर हम लोगों को, जो पृथ्वी की सतह, इस वाली सतह पर हमें क्या है? देखने को मिलती है। क्या? मृदा देखने को मिलती है। तो ये क्या है? ये मृदा का चित्र है, मिट्टी है, इसमें मिट्टी में छोटी छोटी पत्तियां पड़ी, और उस मिट्टी को क्या करा जा रहा है? उसकी खुदाई करके देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मृदा परिक्षेत्र का या सोइल प्रोफाइल, ये क्या होता है? इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये छोटे से वाले भैया आ गए हैं, ये समझा रहे हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, जो ये ऊपर वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है? इस हिस्से में हमने घास उगा रखी। तो इसमें क्या बोला है? ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ह्यूमस क्या होती है? जो जैव सामग्री होती है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो जो जैव सामग्री, आपको जैव सामग्री ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। और वनस्पति, हमने जो कुछ भी लगाया, पेड़ पौधा, घास, फल फ्रूट, जो भी लगाया वो। तो इस वाली सतह पर हम लोग क्या है? किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, कोई चीज ग्रो कर रहे हैं। फिर ये दूसरा वाला है, तो इसमें क्या है? आपको बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा। ये मृदा के प्रकार है, उप है, दूसरे हैं। बालू मतलब अच्छी चिकनी मिट्टी मिल जाएगी, गाद अच्छी गिली गिली मिट्टी, मतलब अच्छी प्रकार की जो मिट्टी है वो आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगी। फिर तीसरा लेवल यहाँ पर आ जाता है, तो ये है अपक्षेत्र चट्टानी पदार्थ। यहाँ पे क्या है? जो चट्टाने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट के आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर है, आखिरी में है जनक चट्टाने। कौन सी है? जनक चट्टाने, या इन्हें जनक शैल भी कहते हैं। जनक का मतलब क्या होता है? जो जन्म देती हो, जो क्या हो? जन्म देती हो, उन्हें कहते हैं हम जनक चट्टाने। तो ये जो चट्टान है ना, इसी चट्टान से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की हमें मिट्टी होगी और किस प्रकार का क्या होगा। ये चित्र को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आई है तो मैं आपको एक चित्र से और समझाता हूं। जैसे कि आप मानिए ये मृदा है, ठीक है। अब इसमें 3 खंड होते हैं। पहला जो है वो क खंड होता है, दूसरा है ख खंड, और तीसरा है ग खंड।
ठीक है। जो पहला है क खंड, इस क खंड में आपको क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। कोई भी पोषक चीज है जैसे कि ह्यूमस मिल जाएगी, ठीक है, पोषक तत्व आपको मिलते हैं, ठीक है। ग वाले खंड में आपको क्या मिलता है, ख खंड में ये संक्रमण खंड है। अभी संक्रमण खंड क्या होता है ये आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। और ये ग वाला है, ये पहली परत है मिट्टी की, तो इसमें भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है, पर जितने पोषक यहाँ पे वो इतने यहाँ पे नहीं है। अब संक्रमण खंड क्या होता है, अभी कोरोना महामारी क्या है, एक संक्रमण बीमारी है। संक्रमण का मतलब क्या है, एक से दूसरे में फैलने का डर है, ठीक है। खांसने पे, बोलने पे, थूकने पे, इनसे क्या है, एक से दूसरे में कोरोना महामारी फैल सकती है, इसे संक्रमित बीमारी कहते हैं। तो ये संक्रमण का मतलब यहाँ पे क्या है, जो इसमें पदार्थ है वो आपको इसमें भी मिल सकते हैं, और जो इसके पदार्थ है वो भी इसमें मिल सकते हैं, मतलब ये संक्रमित है, दोनों की चीजें इसमें आपको क्या है, मिल सकती है। और इनके सबके नीचे क्या होता है, इन सबके नीचे होती है चट्टान। ये चट्टान कौन सी चट्टान है, जनक चट्टान। कौन सी चट्टान है, जनक चट्टान है, जनक शेल है। ये शेल बोलो या चट्टान बोलो, तो ये जनक शेल। ये जो चट्टान है ना, इसी चट्टान के आधार पे क्या होता है, ऊपर मृदा बनती है। ये जनक चट्टान है, इससे पहली परत मृदा की बनेगी, फिर संक्रमण खंड आएगा, और फिर सबसे ऊपर पोषक तत्व हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो जनक चट्टान है, अगर ये लाल कलर की है तो हमें मिट्टी भी लाल मिलेगी, ये काली है तो मिट्टी भी काली मिलेगी, मतलब सब कुछ इसी पे क्या है, तय होता है। अब आप बोलोगे सर आज शब्द नहीं समझाया। देखो मृदा परिक्षेद का सॉइल प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, देखो आप लोग इंस्टाग्राम पे लिखते हो, हम भी लिखते हैं, सब लिखते हैं, ठीक है, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूँ, मर्डर केक, ऐसा वैसा, मतलब बच्चे बहुत सी बातें लिखते हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं लिखा, पर वो अपना प्रोफाइल लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो जो अपने बारे में बता रहा है वही प्रोफाइल है, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिक्षेद का क्या, अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। उसकी लेयर कितनी है, उसकी परत कितनी, 3 परतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये मृदा परिक्षेद का उसका प्रोफाइल है कि उस मृदा में आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके कौन सी चट्टान से बनी है, ये सब कुछ क्या है, मृदा परिक्षेद का में हम लोग पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मृदा निर्माण के कारक, किन किन चीजों के कारण मृदा बन रही। सबसे पहला है जनक शेल। मैंने आपको पहले अब भी बताया है कि जनक शेल ही डिसाइड करेगी कि मृदा कैसी होगी। उसका रंग कैसा है, लाल होगी, काली होगी, पीली होगी, सब कुछ वहीं से तय हो जाएगा। गठन, गठन मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा, बिल्कुल मोटी मोटी, पतली पतली, जो भी गठन होगा, किस शेप की होगी वो। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, कौन सा केमिकल ऐसा होगा जो हमें मिट्टी में मिल सकता है, तो जो शेल में, जो चट्टान में होगा वही मिट्टी में मिलेगा। खनिज मात्रा, अगर मान लो कि चट्टान में लोहा है तो वहां पर मिट्टी पर भी हमें लोहा मिलेगा, जो खनिज शेल में होगा वही हमें मिट्टी पर मिलेगा। पारगम्यता, पारगम्यता क्या होता है, पारगम्यता होता है कि भाई जो मिट्टी है उसमें क्या हो, पानी और जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो क्या हो, बिल्कुल पहुंचा सके, मतलब उनको नीचे का जो लेवल है वहां तक पहुंचा सके। तो पारगम्यता यही होता है कि भाई जो ट्रांसफर करना है, ठीक है, उनको पहुंचाना है, पानी को हो गया, कोई पोषक तत्व हो गया, उन सबको नीचे पहुंचाना ही पारगम्यता है। तो ये सब कौन निर्धारित करता है, जनक शेल करता है। अगर जनक शेल अच्छी है तो ये सारे काम अच्छे होंगे, जिस भी प्रकार की होगी उसी हिसाब से काम होंगे। दूसरा है ऊंचावच। ऊंचावच में 2 बातें आती है, तुंगता और ढाल। तुंगता मतलब क्या है, ऊंचाई, और ढाल है बिल्कुल स्लोप, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली जो है ये बिल्कुल तुंगता पर है, ये हाइट पर है, और ये क्या है, स्लोप है, ये ढाल पर है। तो तुंगता पे, इससे क्या होगा, संचय को निर्धारित करते हैं, मृदा कितना संचय कर पाएगी, कितना रोक कर रख पाएगी किसी चीज को। अगर तुंगता पर, हाइट पर होगी तो अच्छा कंट्रोल कर पाएगी, नियंत्रण कर पाएगी, और ढाल पर होगी तो वो बहती हुई कोई भी चीज लेकर चली जाएगी। तो ये क्या है, ऊंचावच पे मतलब तुंगता पर और ढाल पे निर्भर करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण क्या होता है, जैव सामग्री। क्या होता है, जैव सामग्री। तो जैव सामग्री निर्माण कितना होगा ये कौन डिसाइड करते हैं, वनस्पति जात। वहां पे कोई पेड़ पौधा है वही तो डिसाइड करेगा, उसमें पत्तियां गिरेगी तो जितनी गिरेगी उतने तो मरेगा। प्राणी जात, वहां पे जो वन्य जीव में रह रहे हैं वो सब, तो वो मरेंगे या उसमें जो होगा उसी से वो बनेगी। सूक्ष्म जीव, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो मिट्टी में चले जाएंगे तो वो, तो ये सब क्या है, ह्यूमस निर्माण की दर तय करते हैं, और इन्हीं से क्या होता है, सोइल की उपजाऊपन बढ़ता है, मिट्टी का। समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी और मृदा के लिए भी। मृदा परिच्छेद का अभी सोइल प्रोफाइल हम लोग पढ़ के आए, मृदा परिच्छेद का पढ़ गए कि मोटाई को निश्चित करता है। तो मृदा परिच्छेद का की मोटाई कितनी होगी, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, जैसे ये वाला जो लेयर है ये कितना मोटा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये किस पे निर्भर करता है, समय पे। अगर ज्यादा समय है तो बहुत अच्छी बात है, और मोटा हो जाएगा, कम समय है तो वो जल्दी कम मोटा रहेगा, मतलब परत आपको ज्यादा गहरी मिलने की संभावना रहती। फिर है जलवायु, क्लाइमेट कैसा है वहां पे।
भाई वहां पे कैसा कितनी बरसात होती है, धूप ज्यादा है, किस प्रकार की ज्यादा, तो उस हिसाब से भी क्या होता है, मृदा को इफेक्ट होता है। जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा जलवायु रहेगा, जैसा मौसम रहेगा, उसी प्रकार का क्या होता है वहां पर मृदा बनने के आसार रहते हैं। तो इस प्रकार से मृदा निर्माण के कारक होते हैं। अब ये वाले भैया बिल्कुल क्या है, लेंस लेकर आए और देख रहे हैं कि मनीष सर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। मिट्टी अथवा मृदा नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। पहली बात तो ये क्या है, प्राकृतिक है, हमें प्रकृति से मिल रहा है, और नवीकरण है, वापस बनता रहता है, ये समय के साथ बनता रहता है, चट्टानें बनती रहती है और वो हमारे पास नवीकरण होते आता रहता है। पर अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो, नहीं तो एक दिन ये भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मृदा जैव, ह्यूमस, अभी मैंने आपको बताया था, मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो जैव तो हमने क्या है, जैव में तो वनस्पति जात जैव था, ठीक है, कोई पेड़ पौधा जैव है, ठीक है, प्राणी जात जैव है, सूक्ष्म जीव ये जैव, ये सारे जैव है जिनमें जीवन है। पर चट्टाने क्या थी, अजैव थी। चट्टानी तो निर्धारित कर रही है कि मिट्टी कैसी होगी, तो मृदा जो मिट्टी है वो जैव से और अजैव से दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए कहता हूं कि अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए। लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं का वर्गीकरण मतलब मृदाएं कितनी प्रकार की पाई जाती है। देखो, प्राचीन समय में, पुराने समय में जो मिट्टी थी, मृदा थी, वो सिर्फ दो प्रकार की थी। एक उपजाऊ मृदा जहां पर अच्छी खेतीबाड़ी हो सके, अच्छा काम चल सके। दूसरी अनुपजाऊ मृदा जो कि उपजाऊ नहीं है, जो बंजर है या बेकार है, ऐसी मृदा। तो क्या उस समय सिर्फ दो ही भागों में बांटा हुआ था। पर जिस प्रकार से मानव ने तरक्की करी, वैज्ञानिक ने तरक्की करी, विज्ञान ने तरक्की करी, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी, उसके बाद क्या हुआ, मृदाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया। किस बात पे बांटा गया, उनका गठन कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनमें खनिज कौन सा मिलता है, उनमें रासायनिक गुणधर्म कौन से, इन बातों पे क्या है, उनको बांट दिया गया। तो मृदाओं को हम लोग देखेंगे, हमारे चैप्टर में 6 प्रकार की मृदा दे रखी है, हम उन 6 के बारे में विस्तार से और विस्तृत में पढ़ेंगे। पर ये सबसे पहले ये भैया है, ये कह रहे हैं मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की मिट्टी उन्होंने हाथ में लेके सिर पे मिट्टी को लगा लिया है और सौगंध खाई है कि मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए हर काम करता रहूंगा। तो ये मेरे देश की मिट्टी। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे देश की मिट्टी के। एक पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, फोर्थ है लेटराइट मृदा, फिफ्थ मरुस्थलीय मृदा जिसे शुष्क मृदा भी कहा जाता है, और सिक्स्थ है वन मृदा। ये 6 मृदा हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल विस्तार से और विस्तृत में हम लोग पढ़ेंगे, परंतु अगले वीडियो में, परंतु हम क्या है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप ताबड़तोड़ कमेंट कर दिया करो, जल्दी से सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, सबको बता दिया करो कि आज एक और वीडियो आ चुका है। और अगर अच्छा लगा है, जो आपको लिखना है, जो बोलना है वो तो बोलना है, पर यह बात जरूर कह देना कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेगा। आपके अपने परिवार को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।